Okay, in this part of the video we will see what equation of motion, derivation of equation of motion. These equation, these are three. First equation of motion is v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus गिवन बाय गैलीलियो. इनको किसने दिया है? गैलीलियो ने, है ना. तो इनको डेराइव करना. तो देखो ये इक्वेशन ऑफ मोशन, दीज आर फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन अलग होते हैं, है ना. ये किसके हैं? नॉन यूनिफॉर्म में होता है. नॉन यूनिफॉर्म है ना, एक्सेलरेट कर रहे हो आप. तो कंडीशन क्या है वो देखें आप. सपोज एन ऑब्जेक्ट इज देयर, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u. इनिशियल वेलोसिटी मीन्स एट टाइम इज इक्वल टू 0. आई टोल्ड यू अबाउट इनिशियल पोजीशन. व्हेन द टाइम स्टार्ट्स, उस पोजीशन को इनिशियल पोजीशन बोलते हैं. तो टाइम 0 पर, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी u थी. हाँ, ये ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन a है, और ये t टाइम के बाद, आफ्टर टाइम t इट रीचेस पोजीशन b, सपोज हेयर, एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी इज v, एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज s. इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है. व्हाट? An object is moving with initial velocity u and acceleration a. After time t, its velocity become v, and the displacement of the object in t time be s. This condition is common for all three equation. ये सब के लिए है भाई. तो इसको दिमाग में रखना है कि कैसे चल रही है कोई चीज़. तो ये बताओ, मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी u एंड एक्सेलरेशन a, एंड आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम v. तो कौन सी मोशन है फिर ये? यूनिफॉर्म कि अनयूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म है कि यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म. अगर यूनिफॉर्म मोशन होता तो सेम इंटरवल में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होनी थी ना. कहाँ? बदल तो रही है वेलोसिटी, है ना. तो ये इक्वेशन कहाँ? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है. यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन कल मैंने आपको बताया था. फर्स्ट इक्वेशन होता है v इक्वल कॉन्स्टेंट, है ना, और सेकेंड होता है xt इज इक्वल टू x0 प्लस v इंटू टी. क्या हो गया? सेकेंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. पलटा के देख लो, कल दोनों लिखवाए होंगे. सेकेंड वाला यही आया था ना, xt इज इक्वल टू x0 प्लस v इंटू टी. दीज आर इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन, एंड दीज थ्री फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर? सो व्हाट इज द कंडीशन? ये लिखना है अपन को स्टार्टिंग में, स्टार्ट करने से पहले. हाँ, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम कर रहे हैं. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय सिंपल मेथड. ईच इक्वेशन हमको 3 मेथड से काउंट डेरिवेशन करना है. ये सिंपल मेथड, ग्राफ मेथड एंड कैलकुलस और इंटीग्रेशन मेथड. क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको सिंपल मेथड से. देखिए, मेथड कोई भी हो, कंडीशन यही रहेगी. व्हाट इज द कंडीशन? लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u and acceleration a. After time t, its velocity become v, and in time t
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट बी एस. यस, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल. यही था फॉर्मूला एक्सेलरेशन का. एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से स्टार्ट हो गए. तो यहां देखिए चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी में कितना चेंज हो गया है भाई? v माइनस यू. चेंज हमेशा कैसे निकालते हो? फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है और इनिशियल, तो चेंज v माइनस यू अपॉन टाइम इंटरवल 0 से t, मतलब t माइनस 0. इंटरवल कितना आएगा? t आएगा. इसका साइड चेंज, तो a इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू का भी साइड चेंज, तो v इज इक्वल टू मिलेगा कितना? u प्लस ए टी. एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. यही होता है. हाँ, तो ये है डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय सिंपल मेथड. क्लियर? नाउ वी विल सी इट बाय ग्राफिकल मेथड. द सेम इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड एंड देन बाय कैलकुलस और इंटीग्रेशन मेथड. तीनों मेथड से एक साथ एक एक करके देखेंगे हम. इक्वेशन नंबर 1 तीनों से, फिर सेकंड तीनों से, और फिर थर्ड भी तीनों से. ऐसे करना है. क्लियर? नाउ वी सी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. क्लियर? सी इन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा ग्राफ क्यों आया था? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इसलिए उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है. लेकिन आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम गाड़ी को या अपने ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कर रहे हो. इट इज़ एक्सेलरेटिंग, मतलब स्पीड बढ़ा रहा है ये. तो इफ़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करें बाय टेकिंग टाइम इन एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी v ऑन y एक्सिस, तो देखो अब क्या हो रहा है इसमें कि मान लीजिए ये कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो पर सेकेंड उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल 0 टाइम पर जब हमने देखा तो उसकी स्पीड 40 थी. फॉर एग्ज़ाम्पल है ये, सपोज. फिर 1 सेकेंड के बाद उसकी 45 हो गई, अगले सेकेंड में 50, 55, 60, 65. क्यों? एक जैसा एक्सिलरेट कर रहा है. एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन a. एक जैसी स्पीड बढ़ रही है पर सेकेंड. तो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा मिलेगा? ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी ये. यस? हाँ, टाइम 0 तो वेलोसिटी u. यही तो बताया था मैंने, इनिशियल वेलोसिटी u. तो ग्राफ में उसको कैसे शो करेंगे? इनिशियल मतलब टाइम 0, तो ये है 0 टाइम इस एक्सिस पर लेना है. तो टाइम 0 पर वेलोसिटी कितनी? u. आफ्टर टाइम t, मान लीजिए ये है टाइम t. आफ्टर टाइम t यहाँ इट्स वेलोसिटी बिकम v, तो यहाँ पर मिलेगी वेलोसिटी. और थोड़ा सा आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम v, तो ये v हो गई. ऐसा बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ. देखिए इसी कंडीशन को ग्राफ में शो किया है मैंने.
आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम v, बढ़ रही है ना। तो ये देखो, ये कम है, ये ज़्यादा है। काउंट कर लो, यहाँ से काउंट करते हैं। ये है 0, 5, 10। ग्राफ बनाते तो बनता होगा मेरे ख्याल से, सभी ने सीखा है ग्राफ मेथड थी। कैसे लेते हो? इधर से शुरू करते हो। मान लीजिए 5 5 के फ़र्क से बना रहा है, तो कैसे लोगे? 5, 10, 15, ये 15 आ गया। 15 ना लिख के मैंने यू लिखा है। हाँ, 20, 25, 30, 35, 40, 40 ना लिख के मैंने वी लिखा है। बढ़ तो रही। ऐसे ही बनाते हो ग्राफ। हाँ, जब हम इसमें डेरिवेशन में ग्राफ शो करते हैं तो नंबर नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? U V A S T, इनसे शो करते हैं। वैसे सिंपल ग्राफ बनाते थे आप तो टाइम ऐसे लेते, 5 मिनट, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20, 25, 30, ऐसे बनाते। डेराइव कर जब हम करते हैं तो नंबर नहीं लिखते। यहाँ कोई टाइम आता ना, 20 सेकंड आता मान लो, तो 20 ना लिख के अपन उसको स्मॉल t लिख देते। बस इतना फ़र्क है और कुछ नहीं है। ग्राफ वही है ना। यहाँ मैंने 15 ना लिख के u लिख दिया है, 40 ना लिख के v लिख दिया है, बस। ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा। अब देखना एक्सिस ऑफ x, यहाँ से मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ x एक्सिस के। सपोज दिस एंगल इज थीटा। नाम दे दो भाई ग्राफ को। Suppose this is point A, this is point B, it is C, D। इसको भी दे दो नाम E, इस वाले पॉइंट को। ठीक है, तो ये मैंने ग्राफ को पॉइंट दे दी। तो व्हाट अगेन, लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम v। The displacement of the object is s, it is moving with uniform acceleration a। कंडीशन सेम है ना। तो इन फिगर यू हैव वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये किसके लिए है ग्राफ? और यूनिफॉर्म मोशन का ऐसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म का ऐसा होता है। क्लियर? तो नाउ इफ वी फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू again change in velocity by time interval। यही था फॉर्मूला। अभी अपन ने सिंपल मेथड भी यहीं से शुरू की थी। देखो, ग्राफ मेथड भी इसी से शुरू करेंगे। अब चेंज इन वेलोसिटी हम ग्राफ में बताएंगे। तो वेलोसिटी u से लेके v तक चेंज हुई है, मतलब CD। चेक कर लो, ग्राफ में v चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल u थी, फाइनल v हो गई, तो कितना चेंज हुआ? इतना ना। हाँ, कितना है ये? CD, ये लिख दिया तो मैंने, चेंज इन वेलोसिटी। और टाइम इंटरवल ये है, तो क्या लिखूंगा इसको मैं? OE। ये देखिए भाई, अभी इसी को मैंने सिंपल मेथड में v माइनस यू अपॉन टी लिखा था। अब ग्राफ से वैल्यू लिखूंगा मैं। क्लियर है? कोई डाउट है? चल, तो a इज इक्वल टू, ये देख के बताओ इसमें क्या मैं CD को OD माइनस OC लिख सकता हूँ? क्यों? सारी डिस्टेंस कहाँ से शुरू होती है? O से स्टार्ट होंगी नापने के लिए। तो CD को मैंने OD माइनस OC लिख दिया, लिख सकता हूँ। और ये तो ऑलरेडी OE है ही भाई। अब ग्राफ में ही OD की वैल्यू देख के बताओ कितनी है। नहीं दिख रहा क्या? O से लेके D V है ना। अरे फिर से देखो भाई, अगर ग्राफ बनाते तो यहाँ से गिनते ना, 5, 10, 20, ये 40 लिखा है। तो मैं आपसे पूछूं v की वैल्यू बताओ तो 40 बोलोगे। तो 40 की जगह v तो लिखे हो ना, तो क्या दिक्कत है? तो OD v माइनस OC बाय OE आएगा।
साइड चेंज, तो इम्प्लाइज AT इज इक्वल टू V माइनस U का साइड चेंज, तो V इज इक्वल टू मिल जाएगा क्या, ये है भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड। क्लियर कि कोई डाउट? सी अगेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन और कैलकुलस मेथड। इंटीग्रेशन मेथड और कैलकुलस मेथड सेम ही होती है। तो देखो इसको स्टार्ट करने से पहले इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। अब जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा उसको यहाँ लिखते हैं। मान लो x के रिस्पेक्ट में है तो स्मॉल चेंज dx, अगर यहाँ मैं लिख दूँ dt मतलब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो दिस सिंबल विथ dx, ये पूरा सिंबल कहलाता है इंटीग्रेशन का। अब जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है उसको इन दोनों के बीच में यहाँ लिखा जाता है। तो सपोज इंटीग्रेशन होना है x की पावर n का। सबसे पहली बात तो ये कि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो x का ही इंटीग्रेशन होगा और दूसरी कोई वैल्यू है, सपोज इसके साथ a वगैरह लिखा है, तो ये कांस्टेंट हो जाएंगे, इनका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये इंटीग्रेशन के बाहर चले जाते हैं। ठीक है, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ x टू द पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n। ठीक, अब एक होता है क्या, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या, यहाँ पर लिमिट लग जाती है। जैसे मेरे को इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फॉर एग्जांपल 0 से 5 के लिए करना है, तो कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 5 तक, तो लोअर लिमिट नीचे लिख देते हैं, अपर लिमिट ऊपर लिख देते हैं। दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन। हाँ, लिमिट हटा दो इनडेफिनेट, लिमिट लगा दो डेफिनेट। क्लियर? बाकी चीज़ें यहाँ बताता हूँ। तो अगेन व्हाट, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, after time t its velocity become v and the displacement of the object be s. then what is the formula of acceleration? हाँ, कैलकुलस फॉर्म में बताना, तो ये dv अपॉन dt आपके पास होगा एक्सेलरेशन का। कैलकुलस फॉर्म इस फॉर्म में यूज़ किया जाता है। यहाँ भी देख लो d लगा होगा, dx, स्मॉल चेंजेस। इंटीग्रेशन मैथ्स की एक ऐसी प्रोसेस है जो स्मॉल चेंजेस या स्मॉल क्वांटिटीज़ को होल में बदल सकती है। भाई इसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि छोटे छोटे चेंजेस को कंप्लीट में बदल देना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बहुत छोटा सा वर्क किया, तो इस वर्क को आपके होल डे के वर्क में चेंज कर दे सकता, बता सकता है वो। तो मैथ्स के इंटीग्रेशन में ये कैपेबिलिटी होती है कि ये स्मॉल चेंजेस को होल चेंज में बदल के बता सकता है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू फॉर्मूला एक्सेलरेशन का क्या, dv अपॉन dt। तो यहाँ dt का अगर मैं साइड चेंज कर दूँ और करके, तो dv इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a इंटू dt। dt का साइड चेंज यहाँ, तो dv इक्वल आएगा a इंटू dt। इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, बोथ साइड का इंटीग्रेट करने पर, तो इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt होएगा। तो ये देखो dv मतलब किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, v के रिस्पेक्ट में। अभी वहाँ मैंने बताया था, यहाँ क्या लिखा है, dt मतलब किसके रिस्पेक्ट में है ये इंटीग्रेशन, t के रिस्पेक्ट में, टाइम के, और ये वेलोसिटी के। अब इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, वेलोसिटी के, तो लिमिट वेलोसिटी की लगेगी यहाँ, ये हमेशा ध्यान रखना। अभी मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन 0 से 5, तो ये लिमिट किसकी कहलाएगी, x की, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है,
जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लिमिट उसी की होती है। तो किसके रिस्पेक्ट में है ये इंटीग्रेशन? v के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट भी v की होगी। v की लिमिट क्या है भाई? u से लेके v तक है। इन्हीं लोअर लिमिट नीचे लिखते हैं, अपर लिमिट ऊपर लिख देते हैं निशान के। तो इसका इंटीग्रेशन u से v तक होगा। देख लीजिए u से v तक वेलोसिटी चेंज हुई है। क्लियर? और ये किसके रिस्पेक्ट में है? टाइम। तो टाइम 0 से लेके t तक गया है, 0 से t लिमिट लगेगी इसमें। कोई डाउट है इस स्टेप में? नहीं। चलिए, इंटीग्रेशन u टू v, हाँ इसके साथ नथिंग है तो आप 1 लिख सकते हो। किसी भी नंबर के साथ कुछ ना रहे तो 1 तो रहता ही है ना। हाँ, 1 का इंटीग्रेशन करना है। यहाँ देखें t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन a का होगा? नहीं होगा, t का ही हो सकता है। तो a क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन के। कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन के बाहर चली जाती है, उनका इंटीग्रेशन नहीं होता। तो यहाँ भी क्या बचेगा? 1dt। अब देखो 1 का मतलब क्या, जैसे इसी फॉर्मूले को देखना, यहाँ मैं x ना लिख के 1 लिख दूँ तो 1 मतलब x की पावर 0 होता है क्या? बताएं। अरे किसी भी नंबर की पावर 0, भाई किसी भी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो x की पावर n का होता है n+1/n+1। तो x की पावर 0 का x की पावर 0+1/0+1 यानी x। हाँ, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। इंटीग्रेशन 1 इज इक्वल टू कितना? x। x के रिस्पेक्ट में x, चाहे जहाँ x ना लिख देना। हाँ, तो यहाँ v के रिस्पेक्ट में v होगा। इंटीग्रेशन हो जाने के बाद लिमिट लिखने का तरीका क्या होता है? लोअर लिमिट ब्रैकेट में नीचे, अपर लिमिट ऊपर लिखते हैं। इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन हो जाने के बाद ये निशान नहीं लगता, अच्छे से देख लो, इधर निशान नहीं होगा। ये इसकी वैल्यू ये, तो अब वैल्यू में निशान नहीं लगा होगा। हाँ, 1 का इंटीग्रेशन भी हो गया, अब ना लगा देना निशान, है ना। ये हो गया u से भी। a बाहर, 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t, और लिमिट 0 से कहाँ तक? 0 से लेके t तक। ठीक है। लिमिट सॉल्व करने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी एक बार ऊपर वाली लिमिट रख देते हैं इसमें, फिर माइनस, फिर नीचे वाली, अपर माइनस लोअर लिमिट, ऐसे सॉल्व की जाती है इंटीग्रेशन की। तो इसमें रखो भाई, अपर लिमिट v रखोगे तो v की जगह v ही आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितनी? u इज इक्वल टू a बाहर, इसमें अपर लिमिट t माइनस t की जगह लोअर लिमिट 0। कोई डाउट? v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू टी, u का माइनस u का साइड चेंज। यही था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आ गया भाई इंटीग्रेशन मेथड से, यानी मैथ्स की हेल्प से निकाल लिया अपन, कैलकुलस। क्लियर?